everyone, welcome to my channel, and I'm back again with a very interesting and important video of our subject International Marketing Management, जो कि है IBO2। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस करा था चैप्टर 19 का पार्ट 1, जिसमें हमने बेसिकली डिस्कस करा था कि रिपोर्ट राइटिंग होती क्या है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर 19 जो कि है डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट राइटिंग, उसके पार्ट 2 के बारे में, जो कि रिलेटेड है आपकी रिपोर्ट राइटिंग की गाइडलाइन से। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में या इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी गाइडलाइंस आपकी रिपोर्ट राइटिंग के लिए रिक्वायर्ड होती है। ओके, सो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होने वाला है, कई बार पेपर में रिपीट हो चुका है। तो आई वॉन्ट एवरीवन टू पे अटेंशन और इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जिससे कि अगर एग्ज़ाम में ये टॉपिक आपको मिलता है तो आप मैक्सिमम मार्क्स इस पर्टिकुलर आंसर को लिखते टाइम पे अचीव कर सकें। ओके, तो आई एम श्योर आप वीडियो एंड तक देखिएगा जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। ऑलराइट, सो लेट्स मूव। ऑलराइट, सो टॉपिक ऑलमोस्ट अब हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आपका मिशन याद दिलाना चाहूँगा। तो हमारा जो मिशन है, हमें अपने अपकमिंग एग्ज़ाम्स में एटलीस्ट 70% स्कोर करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो जितना भी मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ, आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, एंड आई गारंटी यू दैट कि आप अपने राइटिंग आप अपने टॉपिक को अगर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जाम्पल्स एंड डायग्राम्स, तो आपके मार्क्स कोई भी डिडक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों कि जो रिपोर्ट राइटिंग के लिए गाइडलाइंस है उनकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। तो स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, एंड वी नीड टू लर्न व्हाई डू वी नीड गाइडलाइंस फॉर रिपोर्ट राइटिंग। क्यों गाइडलाइंस की ज़रूरत पड़ती है रिपोर्ट राइटिंग करते समय। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पार्ट 1 आप ज़रूर देखिएगा जिससे आपको ये पार्ट 2 अच्छे से समझ में आ पाए। एंड दोस्तों, पार्ट 1 देखने के लिए आप चाहें तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, और एल्स आपको वीडियो के एंड में लिंक मिल जाएगा, या फिर आपका आई बटन होगा आपकी स्क्रीन पर, आप उस पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि क्यों हमें गाइडलाइंस की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं रिपोर्ट राइटिंग के बारे में। सो the purpose of writing a report is to convey the complete result of the research to the interested users in an orderly manner। तो दोस्तों, जब भी कोई हम रिपोर्ट लिखते हैं तो उसका पर्पज़ ये होता है कि जो भी रिसर्च की फाइंडिंग्स होती हैं या जो भी रिसर्च का रिजल्ट होता है वो आपके फाइनल डिसीजन मेकर्स तक एक ऑर्डरली मैनर में हम प्रोवाइड कर पाएँ। ठीक है, तो जो पर्पज़ होता है रिसर्च आपका उसका होता है कि कुछ रिजल्ट फाइंड आउट करना। इट कैन बी रिलेटेड टू अ प्रोडक्ट, इट कैन बी रिलेटेड टू अ मार्केट, और उस रिजल्ट को आप रिपोर्ट राइटिंग के थ्रू क्या करते हैं, अपने फाइनल डिसीजन मेकर्स तक पहुंचाते हैं। तो इसलिए आपका क्या है, आपको रिपोर्ट राइटिंग करते समय गाइडलाइंस की ज़रूरत है ताकि वो इफेक्टिव और एफिशिएंटली आप बना सकें। पॉइंट नंबर 2 सेज कि ड्यू टू डिफरेंसेस इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पर्सनालिटी, इमेजिनेशन, एक्सपीरियंसेस, ट्रेनिंग एंड इंटरेस्ट, no two persons can write and present a research report the same way। तो दोस्तों, अगर बात करें कि अगर गाइडलाइंस ना हो तो हर इंडिविजुअल अपने तरीके से रिपोर्ट को क्या करेगा, लिखेगा और उसको प्रेजेंट करेगा। तो आप देख सकते हैं कोई भी दो बंदे आपस में सेम इंटेलिजेंस के साथ नहीं होते, उनकी क्वालिफिकेशंस भी अलग हो सकती है, पर्सनालिटी भी अलग हो सकती है। तो ड्यू टू दीज डिफरेंसेस वी नीड कॉन्क्रीट गाइडलाइंस। हमें स्पेसिफिक गाइडलाइंस की रिक्वायरमेंट होती है ताकि जो रिपोर्ट राइटिंग हो उसमें ज़्यादा वेरिएशन ना हो और वो ज़्यादा क्या हो, इफेक्टिव हो और सेलेबल हो। ठीक है, so the point number 2 says due to differences in educational qualification, personality, imagination, experiences, training and interest, no two persons can write and present a research report the same way। Now point number 3 says besides this, a poorly written report would not be of any use to the interested users and would cancel out the benefits of the best research। तो आप कितनी भी अच्छी तरह से मार्केट रिसर्च कर लीजिए दोस्तों, अगर आपकी रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, अगर आप जो रिपोर्ट लिखते हैं वो अच्छे से नहीं लिखी होती, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, और एट दी एंड जितना भी आप मेहनत करेंगे वो क्या हो जाएगी, सारी की सारी बेकार हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो यू नीड टू कंसीडर दैट कि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द रिपोर्ट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, and in order to write the report effectively and efficiently we need certain guidelines, we need certain rules जिसको फॉलो करके आप क्या कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। सो गाइज, ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है कि a poorly written report would not be of any use to the interested users and would cancel out the benefits of the best research।
यानी कि बेस्ट से बेस्ट रिसर्च आप कर लीजिएगा। अगर आपकी रिटर्न रिपोर्ट पुअर है तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा आपके इंटरेस्टेड यूज़र्स पर, और आपकी जो रिसर्च पर की गए एफर्ट्स होंगे वो सारे के सारे वेस्ट हो जाएंगे। ओके, सो नाउ लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और डिस्कस करेंगे। सो नाउ इट इज़ very important to ensure that the report writing can meet the required purpose. A researcher must follow the important guidelines which can make the research work saleable. तो जब भी कोई आप रिपोर्ट राइट करें तो उस टाइम पर आपको फोकस करना है कि आप जो भी इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस हैं आपकी रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग से रिलेटेड उनको फॉलो करें, ताकि आपका रिसर्च वर्क कैसा हो सके, सेलेबल हो सके। आपका जो आइडिया है, आपका जो फाइंडिंग है वो इजीली सेल की जा सके कि इसको फाइनल डिसीजन मेकर्स को वो कन्विंस करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द रिपोर्ट इज़ रिटन इन अ वेरी ल्यूसिड मैनर, जिससे कि जो फाइनल यूज़र्स हैं उनको सारी की सारी फाइंडिंग्स क्या हो, ईजिली कॉम्प्रीहेंड हो पाए। ओके, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वाइल राइटिंग अ गुड रिपोर्ट द रिसर्चर शुड हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड शुड प्रिपेयर अ डिटेल्ड आउटलाइन प्रायर टू राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट। ओके, सो दोस्तों अपनी रिपोर्ट राइटिंग करते समय जो रिसर्चर है उसको क्लैरिटी होनी चाहिए कि उसने जो रिपोर्ट लिखनी है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स उसको इंक्लूड करने हैं। और ऐसा करने से पहले, यानी कि अपनी फाइनल रिपोर्ट बनाने से पहले उसे क्या करना चाहिए, एक आपका रफ ड्राफ्ट बना लेना चाहिए, रफ वर्क कर लेना चाहिए, जिससे कि वो क्या कर सके, फाइनल रिपोर्ट बनाते टाइम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कंसाइज तरीके से इंक्लूड कर सके। ओके, तो यहाँ तक हमने अभी जाना दोस्तों कि क्यों गाइडलाइंस की ज़रूरत होती है। अब क्या क्या गाइडलाइंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो अब आने वाली स्लाइड्स में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे अपने इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस की, जो कि रिपोर्ट राइटिंग के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होती हैं। यानी कि कोई भी रिसर्चर हो, आपका मार्केट रिसर्च करने के बाद जब उसको रिपोर्ट लिखनी है तो ये गाइडलाइंस उसको फॉलो करना मैंडेट है। इन गाइडलाइंस के बिना एक इफेक्टिव और एफिशिएंट आपकी रिसर्च रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था प्रीवियस पॉइंट्स में कि अगर रिसर्च रिपोर्ट अच्छी नहीं होती तो जितना भी एफर्ट आप लगाएंगे या जितने भी आपने हार्ड वर्क किए होंगे अपनी मार्केट रिसर्च करने में, वो सारे के सारे वेस्ट हो जाएंगे। ओके, सो डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा जान लेते हैं कौन कौन सी स्टेप्स हैं। तो गाइडलाइंस फॉर रिपोर्ट राइटिंग आर: consider the readers, address the information needs, be concise but complete, be objective and writing style। तो दोस्तों अपना आंसर लिखते समय आप ऐसे डायग्राम्स बना सकते हैं। मैंने आपका बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रो में लिखा है आंसर। आप चाहें तो इसको वर्टिकल रो में लिखकर अपने आंसर की लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, तो पॉइंट्स जो हैं एक बार हम दोबारा पढ़ लेते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं। सबसे पहली है कंसीडर द रीडर्स, सेकंड इज एड्रेस द इंफॉर्मेशन नीड, थर्ड पॉइंट से इज बी कंसाइज बट कंप्लीट, एंड द फोर्थ पॉइंट इज बी ऑब्जेक्टिव, and the last and the final point is effective writing style. Okay, once again I'll repeat: consider the readers, address the information needs, be concise but complete, be objective and effective writing style। तो अब बात करेंगे दोस्तों इन पॉइंट्स के बारे में डिटेल में। सो लेट्स प्रोसीड। ओके दोस्तों, तो सबसे पहला जो हमारा इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन है वो है कंसीडर द रीडर्स। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा टॉपिक है, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो पॉइंट नंबर हमारा फर्स्ट कहता है: A research report must be clear and should have words familiar to the intended readers. For the help of readers, a researcher should define all the technical terms। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट होती है, हम कोई भी रिपोर्ट लिखते हैं, रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, उसका पर्पस होता है कि जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं या फाइनल यूज़र्स हैं उस रिपोर्ट के, उनको जो फाइंडिंग्स हैं वो समझ में आ पाए। तो अगर आप उनके पर्पस को ध्यान में नहीं रखेंगे, उनको कंसीडर करके नहीं चलेंगे, तो रिपोर्ट आप अच्छी नहीं लिख पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यही करना है कि आपको अपने फाइनल यूज़र्स के बारे में सोचना है, उनके बारे में जानना है कि वो कितने आपके एजुकेटेड हैं, कितना टेक्निकली वर्ड्स को वो समझ पाते हैं और कौन सी लैंग्वेज वो प्रेफर करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही रिपोर्ट को आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है, और जितना हो सके ईजी से ईजी रखना है उनके समझने के लिए।
सो दोस्तों, रिपोर्ट बनाते टाइम हमें ध्यान रखना है कि जो हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, जो सेंटेंसेस या वोकैबुलरी यूज़ कर रहे हैं, उससे आपके जो रीडर्स हैं, जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं, वो फैमिलियर हों। इसके अलावा अगर कोई भी टेक्निकल टर्म यूज़ होता है रिपोर्ट में, तो उसकी भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन उनको देनी चाहिए, जिससे कि उन्हें उस टेक्निकल टर्म को समझने में कोई दिक्कत ना हो। टेक्निकल टर्म्स इफ़ आई टॉक अबाउट, बेसिकली इनको बोलते हैं जार्गन्स। जार्गन्स मीन्स जैसे कि हम बात करें हमारे लिए आपका AS10 AS13 यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए जार्गन्स है। तो ऐसे टर्म्स यूज़ करने से पहले आपको क्या करना है, बहुत ही केयरफुल होना है अपनी रिपोर्ट राइटिंग करते समय। Now point number 2 says कि to make comparison of figures easy, the researcher must use comparative statements containing percentages, ranks और ratios। तो दोस्तों, अगर किसी आपकी डेटा का कंपैरिजन करना है और उनका कंपैरिजन आप डायग्राम के थ्रू शो कर रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा, एक रिसर्चर को कोशिश करनी चाहिए कि वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स यूज़ करे, जैसे कि परसेंटेज हो गया, रैंक्स हो गया, रेशियोज़ हो गया, जो कि किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को ईजिली समझ में आ सकते हैं। ऑलराइट, नाउ पॉइंट नंबर 3 says for the presentation of data the researcher should use graphic aids such as charts, graphs, pictures etc। और दोस्तों, अपनी प्रेजेंटेशन यानी कि जो डेटा है उसको प्रेजेंट करने के लिए आपका जो रिसर्चर है उसको ग्राफिकल एड लेना चाहिए, जैसे कि आपके वो चार्ट्स बना सकते हैं, ग्राफ्स बना सकते हैं, पिक्चर्स कोई भी दे सकते हैं, या एक छोटी वीडियो बना सकते हैं, जिससे कि क्या हो सके कि प्रेजेंटेशन इफेक्टिव हो, फाइनल डिसीजन मेकर्स क्या कर सकें, उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, तो दो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है आपको, यानी कि फिगर्स वगैरह की कंपैरिजन के लिए परसेंटेज वगैरह यूज़ करने चाहिए, और डेटा को प्रेजेंट करने के लिए आपके ग्राफिकल मेथड्स का यूज़ करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आपको जो पॉइंट याद रखना है कि जो फाइनल यूज़र्स हैं, यानी कि आपके जो रिसर्च वर्क के रीडर्स हैं, उनको क्या होनी चाहिए, कन्वीनियंस होनी चाहिए आपकी रिपोर्ट को समझने में। नाउ बात करेंगे सेकंड इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस की, जो कि है रिलेटेड आपके इंफॉर्मेशन नीड से। सो इफ़ यू वांट टू मेक एन इफेक्टिव रिपोर्ट, तो उसमें आपकी जो इंफॉर्मेशन नीड्स है आपके फाइनल यूज़र्स की, उसको आपको एड्रेस करना है। ठीक है, आई एक्सप्लेन यू व्हाट डज इट मीन। फर्स्ट पॉइंट सेज कि अ रिसर्च रिपोर्ट शुड फोकस ऑन द नीड्स ऑफ द डिसीजन मेकर्स। तो जो फाइनल डिसीजन मेकर्स होते हैं आपके मैनेजमेंट के, जो रिपोर्ट है उसको उनकी कंसीडरेशन करनी चाहिए, यानी कि उनको कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, किस इंफॉर्मेशन के थ्रू उनका कॉन्फिडेंस विन किया जा सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, आपकी इंक्लूड होनी चाहिए वाइल राइटिंग अ रिपोर्ट। पॉइंट नंबर 2 हमारा कहता है द फंडामेंटल पर्पस ऑफ द रिपोर्ट राइटिंग इज टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू द डिसीजन मेकर्स, देयरफॉर इट शुड एड्रेस द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंटेंडेड यूजर्स। तो हमारे जो डिजायर्ड यूजर्स हैं, जो इंटेंडेड यूजर्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए क्या है, आपकी जो रिपोर्ट राइटिंग करते समय आपको जितने भी फंडामेंटल या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे क्या करने हैं, इंक्लूड करने हैं। ठीक है, जिससे कि क्या हो सके, उनको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन देकर आप कन्विंस कर सकें। नाउ पॉइंट नंबर 3 कहता है रिसर्च रिपोर्ट शुड एंश्योर दैट द रिसर्च फाइंडिंग फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट। तो ये भी एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप रिपोर्ट राइटिंग करेंगे तो आपको ये इंश्योर करना है कि रिसर्च राइटिंग के थ्रू आपके जो ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट के, वो क्या किए जा सके, फुलफिल किए जा सके। ठीक है, सो रिसर्च राइटिंग के थ्रू आपको क्या है, यू हैव टू इंश्योर कि द रिसर्च फाइंडिंग फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट। ओके, सो यहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंट गाइडलाइन नंबर 2 भी फिनिश होता है। लेट्स प्रोसीड टू द गाइडलाइन नंबर 3। तो थर्ड इंपॉर्टेंट गाइडलाइन जो है हमारी, वो है बी कंसाइज बट कंप्लीट, यानी कि आपको रिपोर्ट राइटिंग करते समय ये ध्यान रखना है कि आपकी रिपोर्ट ज़्यादा बड़ी ना हो और उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मिस भी ना हो। ठीक है, so point number 1 says most managers of an organization may not be interested in the details of a research project and basically would like to know the major findings। so दोस्तों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बहुत सारे मैनेजर्स ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ आपके रिजल्ट में मेन इंटरेस्ट होता है। वो ये नहीं जानना चाहते कि रिसर्च करते समय आपने कौन सा मेथड यूज़ किया था या किस तरीके से आपने रिसर्च की। दे आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन दैट, दे जस्ट वांट टू सी द रिजल्ट, दे जस्ट वांट टू सी द फाइंडिंग्स। तो आपको ये ध्यान में रखते हुए अपनी जो रिपोर्ट है उसको कंसाइज रखना है। तो रिपोर्ट लिखते समय आपको ये ध्यान रखना है कि रिपोर्ट में अननेसेसरी स्टफ कुछ भी ना हो। इट should show or it should mention only the
relevant and the most crucial points only. Point number 2 जो है हमारा, that says a research report should be concise. However, while doing so, any important finding should not be missed by the researcher. Okay, once again I'll repeat, a research report should be concise. However, while doing so, any important finding should not be missed by the researcher. तो आपकी जो रिपोर्ट राइटिंग करते समय रिसर्चर को एक बात का और ध्यान रखना है कि रिपोर्ट को छोटा करने के चक्कर में कोई इसमें से जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग है वो मिस ना हो, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 इज़ बेसिकली अबाउट दैट कि आपको कंसाइज तो रखनी ही है रिपोर्ट, लेकिन इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स भी सारी की सारी मेंशन करनी है। सो इन शॉर्ट द रिपोर्ट शुड बी ब्रीफ एंड कंप्लीट एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मैनेजमेंट। ओके, तो जो रिपोर्ट होनी चाहिए एज पर द मैनेजमेंट्स रिक्वायरमेंट आपकी ब्रीफ होनी चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। लेट्स प्रोसीड टू द इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन नंबर 4 विच इज़ बी ऑब्जेक्टिव। तो जब भी आप रिपोर्ट राइटिंग करेंगे तो आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स क्या करने हैं आपके माइंड में रखने हैं, और उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को फोकस करते हुए आपको क्या करना है, अपना रिपोर्ट राइटिंग का वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली फुलफिल करना है। तो पॉइंट नंबर 1 हमारा कहता है रिसर्च रिपोर्ट शुड प्रेजेंट द रिसर्च फाइंडिंग्स विदाउट बायसनेस टू एनीवन। तो किसी भी बायसनेस को ध्यान में ना रखते हुए हमारी जो रिसर्च कैसी होनी चाहिए, आपकी क्रिस्टल क्लियर, ट्रांसपेरेंट, और जो आपकी एक्चुअल या रियल फाइंडिंग्स है सिर्फ उसी को पोर्ट्रे करनी चाहिए, ठीक है। सो अ रिसर्च रिपोर्ट शुड प्रेजेंट और पोर्ट्रे द रिसर्च फाइंडिंग्स विदाउट बायसनेस टू एनीवन। तो किसी के फेवर में नहीं होनी चाहिए। आपकी रिसर्च रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। Now point number 2 says the research findings should be objective, that is should be supported by the facts and figures and should defend their validity if challenged by the clients. तो दोस्तों आप जब प्रेजेंटेशन देंगे आपकी रिपोर्ट की, तो बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे जो कि क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, जो कि आपके रिसर्च पर क्वेश्चन मार्क उठा देंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग करते समय आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आपके मेंशन होने चाहिए, ताकि आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के थ्रू क्या कर सकें, अपनी बात को वैलिडेट कर सकें और उनको कन्विंस कर सकें। ओके, सो फोर्थ इंपॉर्टेंट गाइडलाइन जो थी वो थी बी ऑब्जेक्टिव, जिसमें हमें फोकस करना है कि किसी भी तरह की बायसनेस ना हो, और इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो आपके अवेलेबल हों इन हैंड, सो दैट जो भी आपके डिस्प्यूट्स अराइज हों या क्वेश्चनिंग्स हों वाइल प्रेजेंटिंग दी रिपोर्ट, वो आपको क्या कर सकें, आप उनको आप विन कर सके। ओके, और दोस्तों बात करेंगे पांचवें और आखिरी इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन के बारे में, जो कि रिपोर्ट राइटिंग करते समय आपको कंसीडर करनी है, और दैट इज़ रिलेटेड टू द राइटिंग स्टाइल। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका गाइडलाइन है ये, क्योंकि किस तरीके से आप अपनी रिपोर्ट को लिखेंगे वो डिपेंड करेगा आपके राइटिंग स्टाइल पर, कि आप किसी भी मैटर को कैसे लिखते हैं, आपका राइटिंग स्टाइल क्या है। तो बेसिकली ये इंग्लिश कोर्स का टॉपिक है, लेकिन अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मीन्स भी माना गया है। ओके, सो आपको बहुत ज़्यादा फोकस रखना है कि आप अपने मटेरियल को लिख रहे हैं तो किस तरीके से लिख रहे हैं। So point number 1 says writing style is a topic of an English course and is an important means for transport of ideas. And point number 2 हमारा कहता है following are the important tips to write an easy to read report. तो अपनी एक अच्छी और इफेक्टिव रिपोर्ट लिखने के लिए आपको क्या करने हैं, कुछ राइटिंग स्टाइल के पॉइंट्स दे रखे हैं, उनको फोकस रखना है। तो सबसे पहले आपकी जो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए रिपोर्ट की, वो कैसी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। यानी कि आप कि जो आप रिपोर्ट लिखेंगे, लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि आप सही फॉर्मेट है, क्लैरिटी के साथ हैं कि आपको क्या लिखना है, कब लिखना है, क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना है। तो प्रेजेंटेशन क्लियर होनी चाहिए। सेकंड, जो भी लिखें आप वो अपना लिखेंगे प्रेजेंट टेंस में, सो यू शुड राइट इन द प्रेजेंट टेंस। थर्ड, ब्रीविटी और कंसाइजनेस, इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आइडियाज़। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस थी कि रिपोर्ट आपकी कैसी होनी चाहिए, ब्रीफ होनी चाहिए। तो आप जो भी सेंटेंसेस यूज़ करें या फिर जो भी आपके एक्सप्लेनेशंस थे वो कैसी होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए। आपको जो वर्ड्स हैं वो क्या करने हैं, बहुत कीमती समझकर कम से कम खर्च करने हैं, ठीक है। और आपका मेजर फोकस होना चाहिए कि जो आइडिया आप सेल करना चाहते हैं वो क्या हो, कम शब्दों में भी बेचा जा सके। अवॉइड क्लिचेस। तो दोस्तों आपको टफ लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, जितना हो सके आप कटिंग्स वगैरह अवॉइड कीजिएगा। नेक्स्ट इज यूजेज ऑफ शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस।
वन इन द सेम थिंग। आपको जितना हो सके लैंग्वेज सिंपल रखनी है, जितना हो सके शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस रखिएगा। आपके कोई भी टफ वोकेबुलरी वर्ड्स यूज़ नहीं करने। लैंग्वेज जितनी सिंपल उतना रीडर्स के लिए अच्छा होगा आपके रिपोर्ट को समझने में। और लास्ट पॉइंट इज़ यूजेज ऑफ एक्टिव वॉइस। तो कोशिश ये कीजिएगा जब भी आप रिपोर्ट लिखें तो अपना जो मटेरियल है वो एक्टिव वॉइस में ही लिखें, ठीक है, पैसिव वॉइस में अवॉइड कीजिएगा। तो 6 पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं राइटिंग स्टाइल के इंपॉर्टेंट गाइडलाइन में। वो हैं क्लियर प्रेजेंटेशन, you always have to write in present tense, and while writing or the report you have to be brief and or concise. You should focus on the idea and you should focus on the economy of words. You should avoid glitches and always try to use simple and short sentences, and you should always use active voice. Okay, so I hope ये वीडियो आपको क्लियर होगी। और यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो ख़त्म होता है। तो अगर आप ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड करते हैं तो आई श्योर यू दोस्तों आप अच्छे मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं वाइल राइटिंग दिस आंसर। सो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, जिससे कि फर्दर वीडियोस आप उसकी नोटिफिकेशन रिसीव कर पाएँ। और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी अपने एग्ज़ाम्स में अपना बेस्ट दे पाएँ और अच्छे नंबर से अपने एग्ज़ाम क्लियर कर पाए। सो आई गिव यू बेस्ट ऑफ लक इन योर एग्जाम्स। अच्छे से पेपर दीजिएगा और अच्छे स्कोर्स कीजिएगा। दैट इज़ व्हाट माय पर्पस इज़। थैंक यू सो मच।